आज हम टॉपिक क्या डिस्कस करने वाले हैं भाई? ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, जो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर है, ऐसा ही टॉपिक आप 10th क्लास में पढ़ के आए थे, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस करके, जहां पे आपने रेसिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज करना सीखा था और उसको सोल्व करना सीखा था, उनके सर्किट्स को। सेम क्वेश्चंस अब यहां से बनेंगे। अब आपके पास रेसिस्टेंस नहीं है, आपके पास कौन है भाई? कैपेसिटर है। ठीक है, मोस्टली आपको यहाँ पे दो ही टाइप की ग्रुपिंग देखने को मिलेगी, वन इज सीरीज ग्रुपिंग एंड अनदर इज पैरेलल ग्रुपिंग। तो सबसे पहले हमें क्या करना है भाई कि हमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम कैपेसिटर्स को देखेंगे तो उनकी कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है, नेट कैपेसिटेंस क्या होगी, ऐड होगी या डिवाइड होगी, वो चीज हमें पहले फाइंड आउट करनी है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स के लिए जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज या जो ट्रिक्स इसके अंदर चलने वाली है उसको हम नोट करेंगे। उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ की जो आप अब सीखोगे उसके बेसिस पे कि आप कितने न्यूमेरिकल सोल्व कर पा रहे हो, कितने नहीं। क्लियर? न्यूमेरिकल बनेगा ही बनेगा। यहाँ से टॉपिक ऐसा है कि आपका न्यूमेरिकल यहाँ से निकलने ही वाला है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुन लेना। जिसको समझ नहीं आएगा वो चाहे मेरे से दोबारा से पूछ लेना कि ये कैसे हुआ है। ठीक है, तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में आपके पास कॉमनली टू टाइप की ग्रुपिंग देखने को मिलती है। फर्स्ट ग्रुपिंग है आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन या ग्रुपिंग इसको बोल सकते हैं आप, और सेकंड आपके पास क्या जाएगा भाई? पैरेलल कॉम्बिनेशन या ग्रुपिंग। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। सीरीज के नाम से क्लियर है तुम्हें सीरीज ग्रुपिंग के अंदर क्या होता है? सबसे पहले तो अभी तक हमने कैपेसिटर का शायद सिंबल भी नहीं देखा कि सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। कैपेसिटर का सिंबल क्या मिलेगा तुम्हें भाई? टू पैरेलल लाइंस होती हैं इस तरीके से। जहां पे ये लगा दिख गया तो समझ लो कि क्या लगा हुआ? कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर और बैटरी या सेल के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। जब सेल का सिंबल आता है, सेल के अंदर क्या होता है? एक लाइन बड़ी होती है और एक लाइन थोड़ी सी छोटी होती है। बड़े वाला जो साइड होता है पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है सेल के, और जो छोटे वाला होता है नेगेटिव टर्मिनल को। तो सिंबल में इसमें क्या है कि दोनों लाइंस आपकी क्या रहेंगी भाई? साइज में इक्वल रहेंगी। जब आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अगर आप बैटरी को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पे सेल्स बैक टू बैक ऐसे सेल आपके पास लगे होते हैं, तो आपका बैटरी कहलाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा कि कैपेसिटर का सिंबल ये है। कौन सी ग्रुपिंग हम पढ़ रहे हैं भाई? सीरीज ग्रुपिंग देखना चाहते हैं कि सीरीज ग्रुपिंग के अंदर अगर मेरे पास कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, से मेरे पास टू कैपेसिटर हैं, एक की कैपेसिटी C1 है, दूसरे की कैपेसिटी कितनी है? C2, और मैं उनको कैसी ग्रुपिंग करा रही हूँ भाई? मैं उनको सीरीज में कंबाइन करा रही हूँ। ठीक है, तो एक कैपेसिटर मेरे पास ये है C1 और दूसरा कैपेसिटर यहाँ पे है भाई C2। सीरीज का मतलब क्या होता है भाई? एक ही वायर में लगे होंगे। सीरीज मतलब एक ही लाइन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको एक किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। से बैटरी का वोल्टेज कितना है भाई? V वोल्ट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा जो आपका 10th क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट था। 10th के अंदर क्या कॉन्सेप्ट था भाई? कि जब भी आप रेसिस्टेंस को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते थे, V वोल्ट की बैटरी है, तो सीरीज के अंदर क्या होता है भाई कि सीरीज के अंदर जो करंट जाएगा, इसके अंदर कैपेसिटर्स के अंदर जो करंट फ्लो करेगा या फिर जो चार्ज फ्लो करेगा, क्योंकि एक ही वायर है तो एक ही वायर में अलग अलग करंट नहीं हो सकता, तो दोनों कैपेसिटर के पास सेम करंट जाने वाला है। दोनों कैपेसिटर के पास क्या जाने वाला है? सेम करंट जाने वाला है। करंट किसके इक्वल होता है भाई? करंट क्या होता है तुम्हारा? I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर करंट सेम है इसका मतलब क्या है भाई? चार्ज भी सेम जाने वाला है। अगर Q चार्ज, यहां से टोटल चार्ज Q आपका ट्रांसफर हुआ है, तो दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा भाई? Q चार्ज ही जाएगा। चार्ज का कोई डिवीजन नहीं होगा जब सीरीज कॉम्बिनेशन है। जब एक ही वायर में लगे हुए हैं तब आपको चार्ज जो है सेम ही देना है, दोनों तीनों जितने भी कैपेसिटर्स तुम्हारे पास लगे होंगे। डिवाइड कौन होता है भाई सीरीज के अंदर? डिवाइड होगी तुम्हारी वोल्टेज। ठीक है, जो वोल्टेज होती है वो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवाइड होगी कि भाई किस कैपेसिटर की कितनी कैपेसिटी है, उसके अक्रॉस उतना ही वोल्टेज का ड्रॉप जाने वाला है। बात क्लियर हुई? दो चीजें हैं हमारे पास, एक चीज यहाँ पे वोल्टेज है, दूसरी चीज यहाँ पे करंट के बजाय हम ज्यादातर चार्ज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारे कैपेसिटर का जो मेन जनरल फॉर्मूला था C इज इक्वल टू क्या आता है भाई हमारे पास? C इज इक्वल टू Q अपॉन V आता है। तो ये दो ही चीजें इसके अंदर दिखती हैं, चार्ज और वोल्टेज। तो जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमें यही ध्यान देना है कि कौन सी चीज जो है आपकी डिवाइड हो रही है और कौन सी चीज एज इट इज है, किसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हो तो चार्ज क्या रहेगा? सेम रहेगा। वोल्टेज क्या हो जाएगी भाई? डिवाइड हो जाएगी। कैसे डिवाइड होगी? कैपेसिटर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड होगी। वो भी हम देखेंगे कि किस रेशियो के अंदर ये डिवाइड होती है। तो यहां से पहले मुझे क्या देखना है कि नेट वोल्टेज मेरे पास क्या थी भाई? V वोल्टेज थी। ठीक है, तो जो डिवीजन होगा, मान लेते V मतलब 10 वोल्ट की अगर मैंने बैटरी लगा रखी थी, तो इन दोनों कैपेसिटर्स के पास जो भी वोल्टेज गई होगी उनका सम भी मेरा 10 वोल्ट ही होना चाहिए, अगर अब ये मान के चलूं कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी।
ठीक है, मैंने 10 वोल्ट की बैटरी अटैच की थी, हो सकता है कि 8 वोल्ट C1 के पास गई होगी, तो इसका मतलब होगा भाई 2 वोल्ट इसके पास भी गई होगी, तभी जाके टोटल मेरा 10 आंसर मिलेगा कि मैंने 10 वोल्ट अप्लाई किया है। अगर 8 वोल्ट इसके पास गई है तो 2 वोल्ट वहां पे मिलेगी मुझे। बात समझ आई? तो इसका मतलब क्या होगा कि नेट वोल्टेज V इज इक्वल टू क्या बनेगा तुम्हारे पास भाई, V1 प्लस V2 बनने वाला है। नेट वोल्टेज किसके बराबर बनेगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है, अभी यहां से इस वाले फॉर्मूले से V की वैल्यू अगर मैं निकालूं, V क्या हो गया भाई, Q डिवाइड बाय C हो गया। ठीक है, यहां से क्या हो गया, Q डिवाइड बाय C, तो इसकी वैल्यू मैं रख सकती हूँ Q डिवाइड बाय C। व्हाट इज C, नेट कैपेसिटेंस जो आपकी सर्किट के अंदर आपने जो अटैच कर रखे हैं उनका ही। ठीक है, क्योंकि नेट वोल्टेज थी यहाँ पे। अब V1 में क्या करूंगी भाई, मैं चार्ज तो इसके पास भी Q है, इसके पास भी Q है, तो Q डिवाइड बाय क्या चलेगा यहाँ पे, C1 प्लस यहाँ पे क्या भाई, Q डिवाइड बाय C2। बात समझ आई? मैंने V1 V2 की वैल्यू रखी है, मैंने V की वैल्यू रखी है। V क्या है आपका, टोटल वोल्टेज, तो टोटल वोल्टेज में टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस या नेट कैपेसिटेंस जो होगी वो चल रही है यहाँ पे। ठीक है, V1 क्या है, इसके क्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप कितना है, तो इसमें जो चार्ज है इसकी कैपेसिटेंस के साथ उसको डिवाइड कर दूंगी। चार्ज कितना भाई, जो टोटल चार्ज है वही इसके पास भी पहुंच रहा है, क्योंकि चार्ज यहाँ पे डिवाइड नहीं होता जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया भाई, आप Q को कॉमन निकाल सकते हो इधर वाली साइड से। ठीक है, यहां से आपने Q को कॉमन निकाल लिया, क्या बचा, 1/C1 प्लस 1/C2। Q से Q गया, यहाँ पे आपके पास क्या आता है, 1/C नेट या C टोटल जो आपके पास आया है 1/C1 प्लस 1/C2 आया है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ कंबाइनिंग टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी C1 एंड C2 इन सीरीज, कि जब हमने सीरीज में लगाए हैं और हमें नेट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है, सो दिस इज द रिलेशनशिप 1/C नेट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। या फिर तुम ऐसे कर सकते हो, यहां से वैल्यू निकालनी है तुम्हें, क्योंकि मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, 1/C1 की नहीं चाहिए, 1/C की नहीं चाहिए, मुझे C की वैल्यू चाहिए कि C नेट कितना है। ठीक है, तो यहां से इसको आप सोल्व भी कर सकते हो फर्दर। क्या बनेगा भाई, C1 C2 एलसीएम आ गया, C1 प्लस C2 ऊपर की तरफ चला जाएगा। फिर मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, C नेट चाहिए, तो आप इसको रिवर्स कर दोगे, क्या आ गया भाई, C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, प्रोडक्ट ऑफ द टू डिवाइड बाय सम ऑफ द टू, प्रोडक्ट ऑफ द टू डिवाइड बाय सम ऑफ द टू। अगर आप इस रिजल्ट को अपने रेसिस्टेंस के साथ कंपेयर करो, तो रेसिस्टेंस के अंदर क्या होता था कि अगर तुम्हारे पास 2 रेसिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, तो वहां पे क्या होता था भाई, नेट रेसिस्टेंस आपका R1 प्लस R2 आता था, ना कि ये वाला आता था, ये पैरेलल में आता था उसका। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि रेसिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन आपका पैरेलल में चलता है, कैपेसिटर का वो कॉम्बिनेशन किस में चलता है भाई, सीरीज में चलता है। जो फॉर्मूला आपका रेसिस्टेंस का पैरेलल के अंदर दिखाई देता है, कैपेसिटर का वो किस में दिखाई देगा, सीरीज में। सीरीज में वो 1/C1 प्लस 1/C2 करके ऐड होते हैं, इस तरीके से उसका कैपेसिटेंस ऐड होता है। ठीक है, अब इसका एक और केस आप देख सकते हो कि अगर हमारे पास आइडेंटिकल कैपेसिटर्स होते, क्या रिजल्ट आया हमारा, C नेट कितना आया निकल के भाई, C नेट कितना आया, प्रोडक्ट ऑफ द टू डिवाइड बाय सम ऑफ द टू। इफ C1 इज इक्वल टू क्या हो जाए, C2 इज इक्वल टू C, दोनों की कैपेसिटी अगर मैं क्या कर दूं, इक्वल रख दूं, तो C नेट किसके बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास भाई, C स्क्वायर डिवाइड बाय 2C। यहां से एक C से C कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा भाई, C/2 बचा। यानी कि आपकी नेट कैपेसिटेंस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब आप कौन सा कॉम्बिनेशन कर रहे हो, जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हो, जब भी तुम्हें कैपेसिटर की कैपेसिटी घटानी है और तुम्हें कॉम्बिनेशन की हेल्प लेनी है कि मैं कैसे कंबाइन करूं कि इसकी कैपेसिटी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो जब आप कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करोगे भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन चूज करोगे। जबकि रेसिस्टेंस के अंदर ऐसा नहीं होता था। रेसिस्टेंस में अगर हमें रेसिस्टेंस बढ़ाना है तब हम कौन सा कॉम्बिनेशन करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक है, और जब रेसिस्टेंस को हमें क्या करना होता था, कम करना होता था, तब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते थे। लेकिन ये रेसिस्टेंस के उल्टा चलता है। तो यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका जो नेट आपका ये रहेगा, कैपेसिटेंस रहेगा, वो क्या होने वाला है, डाउन जाने वाला है, कम होने वाला है। यहाँ से क्लियर हो रहा है। अगर आइडेंटिकल आपके पास कैपेसिटर्स हैं तो सीधा C/2 रह जाएगा, 2 जब तुमने ऐड कर दिए, जब तुमने सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दिए 2 कैपेसिटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि क्या फॉर्मूला चलेगा, किस तरीके से एडिशन होगा जब सीरीज कॉम्बिनेशन चलेगा। उसके बाद मैंने तुम्हें क्या कहा भाई, वोल्टेज डिवाइड होती है। यहाँ पे क्या कहा मैंने कि वोल्टेज डिवाइड होती है, इसके पास कुछ वोल्टेज जाएगी, इसके पास कुछ वोल्टेज जाएगी, चार्जेस सेम जाएंगे। और क्वेश्चन किस हिसाब से आता है
कि बताइए भाई दो कैपेसिटर दे रखे हैं, उनका आपको वैल्यू दे रखा होगा, यहाँ पे आपकी बैटरी की वैल्यू दे रखी है, आपसे पूछेंगे कि बताइए यहाँ पे V1 का ड्रॉप यानी कि जो वोल्टेज इसको मिली है पहले वाले कैपेसिटर को उसकी वैल्यू कितनी है, या फिर दूसरे वाले कैपेसिटर को कितनी वोल्टेज मिली है उसकी वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, तो उसको आप चाहो तो मैथमेटिकली कैलकुलेट भी कर सकते हो, नहीं तो सीधा यहीं से भी देख सकते हो। भाई तुम्हें सीधा सीधा दिख रहा है कि जो वोल्टेज है और जो कैपेसिटेंस है एक दूसरे के कैसे है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी कि अगर कैपेसिटेंस ज्यादा हुआ, कैपेसिटेंस क्या हुआ आपका ज्यादा हुआ, तो वहां वोल्टेज का ड्रॉप आपको क्या मिलेगा भाई, कम मिलेगा। वोल्टेज का ड्रॉप क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अगर मुझे यानी कि इसको मैं इस तरीके से देख सकती हूँ, ये नोट करने की बात है यहाँ पे। अगर मैं सिर्फ दो कैपेसिटर्स देख रही हूं तो V1 रेशियो अगर मुझे V2 के साथ निकालना है तो वो क्या जाएगा 1/C1 रेशियो 1/C2। उनकी कैपेसिटी के इनवर्स का जो रेशियो होगा, उनकी कैपेसिटी के इनवर्स का जो रेशियो होगा वही उनकी वोल्टेज का रेशियो चलेगा, क्योंकि अगर ज्यादा कैपेसिटी है तो वोल्टेज का ड्रॉप क्या होगा आपका कम होगा, अगर कम कैपेसिटी है तो वोल्टेज का ड्रॉप ज्यादा होगा। या फिर यहां से आप ऐसे भी देख सकते हो V1/V2 इज इक्वल टू क्या जाएगा भाई C2/C1 उल्टा चलेगा। ठीक है, डिवाइड करके देख सकते हो, वैल्यूज रखोगे यहां से आपको सीधा क्लियरली दिख रहा है कि क्या आएगा, देख सकते हो ना V1/V2 यहाँ पे 1/C1 डिवाइड बाय 1/C2, तो C2 ऊपर चला जाएगा C2/C1। ये रिलेशनशिप ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, ये तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, क्योंकि वहां पे बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वोल्टेज बताइए कितना वोल्टेज का ड्रॉप हुआ है। उसके बाद आपके पास सेकंड क्या आता है भाई, पैरेलल ग्रुपिंग आती है। कौन सी ग्रुपिंग आती है, पैरेलल ग्रुपिंग। ठीक है, पैरेलल नाम से क्लियर है भाई, अगर आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं, दो अलग अलग वायर्स में लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये दो वायर्स हैं भाई, दो वायर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C1 है, दूसरा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी कितनी है C2 है। इन दोनों को मैंने एक बैटरी या एक सेल से कनेक्ट कर रखा है, जिसका जो वोल्टेज है मैंने कितना बोल दिया V बोल दिया। तो अब पैरेलल के अंदर क्या ध्यान देना है भाई तुम्हें, वोल्टेज जो होती है, वोल्टेज जो रहेगी आपकी सेम रहेगी, वोल्टेज कभी डिवाइड नहीं होती पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। कोई मर्जी एलिमेंट लगा हो, चाहे यहाँ रेसिस्टेंस लगे होते, चाहे यहाँ पे इंडक्टर लगे होते, चाहे आपका कैपेसिटर लगा है, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो वोल्टेज सबके पास क्या जाती है, इक्वल जाती है। इसलिए हम अपने घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन कराते हैं। ये आपके पास 10th में क्वेश्चन भी आता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों नहीं होता घरों के अंदर, जब आप इलेक्ट्रिसिटी जो वायरिंग होती है जब घरों में कराते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि सब डिवाइस के पास क्या जाता है, इक्वल वोल्टेज जाता है, दैट्स वाई। तो यहाँ पे हमारे पास इसके पास कौन कितनी वोल्टेज जाएगी भाई V वोल्ट, इसके पास भी कितनी वोल्ट जाएगी V वोल्ट। यहाँ फर्क नहीं पड़ता किसकी कैपेसिटी कितनी है, सबके पास बराबर वोल्टेज जाने वाली है जब आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है। ठीक है, लेकिन अगर ये सेम जा रहा है तो अलग क्या चीज जारी होगी भाई, यहाँ पे जो चार्ज पहुंचेगा और यहाँ पे जो चार्ज पहुंचेगा, चार्जेस अलग अलग होंगे। यहाँ पे इसके पास चार्ज कितना जाएगा से Q1 और इसके पास चार्ज कितना जाएगा भाई से Q2। ठीक है, मान लेते हैं टोटल चार्ज आया कितना था भाई, Q आया था। ठीक है, निकला Q, दो ही रास्ते थे जाने के, एक के पास Q1 गया, दूसरे के पास Q2 गया। जाहिर सी बात है कि जो Q है वो क्या है भाई, यहाँ पे Q1 प्लस Q2 के बराबर है। ये बात कि टोटल चार्ज जो यहाँ से चला था दो ही तो थे जिसके पास जा सकता था, जिसके पास जितना गया Q1 Q2 उनका एडिशन ही तो टोटल चार्ज होगा। तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 हो गया। यहीं से हम इक्वेशन उठा लेंगे, कौन से वाली C इज इक्वल टू क्या था भाई, Q अपॉन V था, और Q किसके बराबर है, C इंटू V के बराबर है। ठीक है, ये क्या है आपका टोटल चार्ज है। तो अगर इसको इस इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो यहाँ C कौन सा आएगा भाई, C टोटल कैपेसिटेंस जो इस सर्किट की बनेगी वो वाला इस्तेमाल किया जाएगा, इनटू क्या भाई वोल्टेज V, कौन सी वोल्टेज जो आपने अप्लाई कर रखी है नेट वोल्टेज V, वो इज इक्वल टू Q1 में क्या जाएगा भाई, Q1 में C1 इंटू वोल्टेज तो इसके पास भी इतनी ही जा रही है, प्लस क्या हो जाएगा आपके पास C2 इंटू वोल्टेज तो इसके पास भी उतनी ही जा रही है। तो C टोटल क्या हो गया आपके पास, C टोटल इंटू V इज इक्वल टू C1 प्लस C2, कॉमन क्या निकल गया V से V गया, C टोटल किस चीज के बराबर आ गया भाई तुम्हारा C1 प्लस C2 के बराबर आ गया। बहुत ही सिंपल सा एडिशन कि अगर तुम्हें कौन सा कॉम्बिनेशन दिखा, अगर तुम्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखा तो कैपेसिटर्स को उठा के सीधा ऐड कर देना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे C1 प्लस C2 प्लस C3 इस तरीके से होता चला जाएगा। यहाँ कोई 1/C1 1/C2 वाला एडिशन आपको नहीं करना है, सीधी सी बात है।
अगर मेरे पास दोनों कैपेसिटेंस यहाँ पे क्या रहे होते, कैपेसिटर की कैपेसिटी अगर सेम रही होती, देन सी टोटल जो होता आपके पास वो क्लियरली विजिबल है भाई, सी प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ जाता, 2 टाइम्स ऑफ सी, यानी कि टोटल कैपेसिटेंस यहाँ पे बढ़ रही है। सीरीज वाले के अंदर क्या हो रही थी, कम हो रही थी। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आपकी नेट कैपेसिटेंस क्या हो रही है भाई, इंक्रीज हो रही है। अगर कैपेसिटेंस बढ़ानी है, कैपेसिटर्स को आप कैसे कनेक्ट करोगे, कैसे अरेंज करोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन करोगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब यहाँ पे क्या डिवाइड हुआ भाई तुम्हारे पास, यहाँ पे चार्ज डिवाइड हुआ। तो यहाँ से पैरेलल कॉम्बिनेशन से क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बताओ C1 के पास कितना चार्ज गया, बताओ C2 के पास कितना चार्ज गया। अगर आपको कैपेसिटीज पता है कि C1 इतना माइक्रोफेरेड का है, C2 इतने माइक्रोफेरेड का है, तो जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि वोल्टेज का रेशियो जो होता है इनके अंदर वो कैपेसिटी के इनवर्स रेशियो में चल रहा था। और यहाँ पे अगर मैं देखूं कि चार्जेस का क्या रेशियो रहेगा, चार्ज क्या है भाई आपके पास, ये है चार्ज Q इज इक्वल टू CV। चार्ज सीधा सीधा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटर के डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा कैपेसिटर जो कैपेसिटेंस होगी उतना ही चार्ज स्टोर कर पाएगा। तो अगर मुझे रेशियो निकालना है कि Q1 रेशियो Q2, वो सीधा C1 रेशियो C2 जाएगा भाई। जो कैपेसिटर बड़ा है उसके पास चार्ज भी ज्यादा जाएगा, जो कैपेसिटर बड़ा है उसके पास चार्ज भी ज्यादा जाएगा। क्यों ज्यादा जाएगा भाई, ये वाला फॉर्मूले से हमें दिख रहा है कि जो चार्ज होता है वो कैपेसिटेंस के ऊपर, जो कैपेसिटेंस होती है उसके ऊपर सीधा सीधा डिपेंड करता है, वो इनवर्सली डिपेंड नहीं करता है। जबकि वोल्टेज वाले में हमने क्या देखा था कि जो वोल्टेज होती है, यहाँ पे देख फॉर्मूला था वो हमारे पास, कि जो वोल्टेज होती है, हटा दिया था, जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है भाई आपके पास, सी के ऊपर इनवर्सली डिपेंड करती है। ठीक है। तो वोल्टेज जौन सा कैपेसिटर बड़ा होगा उसके पास वोल्टेज कम जाएगी, लेकिन जौन सा कैपेसिटर बड़ा होगा अगर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसके पास चार्ज ज्यादा जाएगा, क्योंकि चार्ज पे वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। ठीक है। तो ये हमारा क्या है भाई, सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग का मेन आपका जो था इक्वेशंस जो चलने वाली हैं, जो ट्रिक्स आपके पास चलने वाली है वो चीज थी। ठीक है। उसके बाद इसमें से न्यूमेरिकल जो बनता है, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल के अंदर डाला जाता है वो क्या होता है भाई, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करा देते हैं। अभी जो कैपेसिटर्स मैंने बना रखे हैं, सिर्फ 2 पैरेलल प्लेट्स जिसमें रिप्रेजेंट की जा रही है, वो मोस्टली क्या है आपका कि जो पैरेलल प्लेट्स हैं उनके बीच का जो मीडियम है वो वैक्यूम है। वहां पे परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन नॉट है। तो अगर मुझे वहां पे C की वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो वहां पे क्या फॉर्मूला है, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D वाला फॉर्मूला है। लेकिन अभी ये क्या कर देंगे, क्योंकि कल हमने क्या सीखा था कि भाई अगर हमें कैपेसिटी बढ़ानी है कैपेसिटर की, तो हम क्या कर सकते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो न्यूमेरिकल के अंदर वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी देखने को मिल सकती है। कैसे देखने को मिल सकती है भाई, उसको देख लो कि जैसे मेरे पास एक कैपेसिटर पड़ा था ये, ठीक है, इसकी कैपेसिटी जो भी मान लेते हैं C नोट ही इसकी कैपेसिटी थी, जिसको हम एप्सिलॉन नोट A डिवाइडेड बाय D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। व्हाट इज A इज द एरिया ऑफ दैट प्लेट एंड व्हाट इज D इज द सेपरेशन बिटवीन दैम। तो इसमें डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कराने के तुम्हें 2 से 3 तरीके देखने को मिल सकते हैं। जनरली जो 2 मेथड देखने को मिलते हैं वो तुम्हें बता रही हूँ कि भाई ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। जब न्यूमेरिकल आएगा तो उसके हिसाब से कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेना है। पहला मेथड क्या है कि भाई वो क्या करेंगे, इसके अंदर पूरे के अंदर ही क्या फिल कर देंगे, आपका डाइलेक्ट्रिक फिल कर देंगे। तो इस चीज को हम कल भी देख चुके थे। अगर पूरे के अंदर डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है भाई, K है, तो जो कैपेसिटी होगी उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, C डैश क्या बन जाएगी भाई, K टाइम्स ऑफ C नोट हो जाएगी, इंक्रीमेंट आ जाएगा यहाँ पे। ये हमने डेरिवेशन भी किया था इसका और ये हमें सीधा सीधा दिख रहा था कि K टाइम्स इंक्रीमेंट होता है यहाँ पे। दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरे मेथड के अंदर वो क्या करेंगे कि भाई वो एक जो एक कैपेसिटर था उसके बीच में इस तरीके से एक पार्टीशन डालेंगे, इधर वाली साइड एक डाइलेक्ट्रिक फिल करेंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से K1 है, और इधर वाली साइड जो है वो दूसरा कैपेसिटर जो डाइलेक्ट्रिक है वो इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है मान लेते हैं K2 है। ठीक है। तो अगर इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया गया है तो उस टाइम तुम्हारा ये जो कैपेसिटर था वो एक अकेला कैपेसिटर ना रहकर भाई 2 कैपेसिटर्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर 2 अलग अलग टाइप के डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिए एक ही कैपेसिटर के अंदर, तो उस टाइम तुम्हारा जो कैपेसिटर होगा वो सिंगल कैपेसिटर जैसा बिहेव नहीं करेगा, वो 2 कैपेसिटर्स जैसा बिहेव करेगा। कैसे 2 कैपेसिटर्स भाई, जिनके जो एरिया है ये प्लेट, उसके साइज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इधर भी वही एरिया था, इधर भी उतने ही एरिया का हमारे पास क्या हो गया, कैपेसिटर तैयार हो गया। फर्क किस चीज पे पड़ा भाई, पहले इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना था,
डी था। अब सेपरेशन कितना हो गया भाई तुम्हारे पास, ये रह गया सेपरेशन d/2 का इधर और d/2 का सेपरेशन इधर। ठीक है, पहले आपके पास जो कैपेसिटर था उसके अंदर क्या था, ऐसे खाली पड़ा हुआ था, बीच में आपके पास क्या था, वैक्यूम था, उसकी परमिटिविटी इतनी थी। तो यहाँ पे आपका कैपेसिटेंस कितना लिख रहे थे हम, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी करके इसकी कैपेसिटेंस हमने निकाल रखी थी। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो गया भाई, एक कैपेसिटर आपका ये तैयार हो गया C1 और एक कैपेसिटर आपका ये तैयार हो गया C2। ठीक है, दो कैपेसिटर तैयार हो गए और उसके बाद भी हमें देखना है कि ये दोनों आपस में सीरीज ग्रुपिंग में है या पैरेलल ग्रुपिंग में है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे बीच में लाइन लगा के डाइलेक्ट्रिक्स ऐड किए जाते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स फिल किए जाते हैं, तो जो ये दो कैपेसिटर्स बने हैं C1 और C2, ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में जाएंगे भाई, तुम्हारे सीरीज कॉम्बिनेशन में जाएंगे। कौन से कॉम्बिनेशन में जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्यों सीरीज कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं भाई, कि एक ही चीज तो है, ये एक कैपेसिटर ये था, एक वायर के साथ कनेक्ट करके अगला कैपेसिटर ये रख दिया, या फिर ये वायर ही, ये जो वॉल है यही इनके बीच में कॉमन ले ली। एक ही वायर में तो है ये, एक के बाद एक। ठीक है, अब हमें वायर की जरूरत नहीं है, हमने डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में कर रखे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कौन सी ग्रुपिंग चल रही है, यहाँ पे दो बने हैं, एक C1 बना एक C2 बना है, और दोनों की कैसी ग्रुपिंग हो गई है, सीरीज ग्रुपिंग इस तरीके से हो जाएगी। क्या बता रही हूं मैं, कि दोनों किस तरीके से कंबाइन होंगे, सीरीज में कंबाइन होंगे। ठीक है, सीरीज के अंदर जो नेट कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू डिवाइड बाय क्या जाएगा तुम्हारे पास, सम ऑफ द टू। अब टास्क क्या है कि आपको C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है कि इसका कैपेसिटेंस कितना बना है, इसका कैपेसिटेंस कितना बना है। तो C1 की वैल्यू कितनी जाएगी भाई, कौन सा मीडियम इंट्रोड्यूस किया है, कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, K1 का। तो K1 को मल्टीप्लाई करेंगे एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया ऑफ द प्लेट। तो एरिया वही है जो इनिशियल एरिया था, तो एरिया में आप ए ही लोगे, डिवाइड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना रह गया भाई प्लेट्स के बीच में, हाफ हो गया, पहले वो डिस्टेंस d था, अब कितना हो गया है, d/2 हो गया है। तो यहां से आप देख सकते हो, तो क्या बन गया भाई, 2K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय 2, ये आपके पास C1 की वैल्यू आई है। ऐसे ही आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे, हाँ ऐसे ही आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे, 2 एप्सिलॉन नॉट K1 क्या था, डिवाइड बाय D। ठीक है, ऐसे ही आप किस चीज की वैल्यू निकालोगे, C2 की। C2 में क्या हो जाएगा भाई, K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D/2। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D। तो यहाँ पे आपकी C1 और C2 की वैल्यूज आ चुकी हैं, और ये वैल्यूज उठा के आपको यहाँ रख देनी है, तो आपको नेट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। कैपेसिटर का जब आप डाइलेक्ट्रिक इस तरीके से इंट्रोड्यूस करोगे, अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको बड़े ध्यान से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट मेथड क्या है जिसमें आप डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करा सकते हो, कि आपके पास कैपेसिटर था पहले, ओरिजिनल पोजीशन उसकी ये थी, स्टेट ये थी उसकी, कि उसका जो डिस्टेंस था प्लेट्स का वो d था, और जो एरिया था उसका कितना था भाई, a था। अब जो पार्टीशन आपने डालनी है वो पार्टीशन कैसे होगी, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर इस तरीके से पार्टीशन आ रही है तो उसका एरिया, एक कैपेसिटर बन गया तुम्हारे पास ऊपर वाला C1 कैपेसिटेंस का, दूसरा कैपेसिटर बन गया तुम्हारे पास नीचे वाला C2 कैपेसिटेंस का। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ तुम्हारा भाई, गैप जो था प्लेट्स के बीच में उतना ही है, गैप्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क किस चीज के ऊपर पड़ गया भाई, उसका एरिया आधा रह गया, A/2 ऊपर रह गया और A/2 नीचे रह गया। ठीक है, एरिया यहाँ पे क्या हो गया है, हाफ हो गया है। और दो कैपेसिटर जो इस तरीके से बन गए हैं, ये कौन से कॉम्बिनेशन में जाएंगे भैया, आपके ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जाएंगे। क्यों पैरेलल कॉम्बिनेशन में जाएंगे भाई आपके, क्योंकि इनका जो वोल्टेज का डिफरेंस था वो अभी भी उतना ही चल रहा है। वोल्टेज का डिफरेंस, क्योंकि प्लेट्स के बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस था वही अभी भी वोल्टेज का डिफरेंस वही चल रहा है, वोल्टेज के ऊपर कोई फर्क नहीं डला है। और जब वोल्टेज सेम रहती है तो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है भाई आपका, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो इस चीज को ध्यान देना है कि लाइन अगर इस तरीके से आई है, पार्टीशन अगर इस तरीके से आया है, तो दो कैपेसिटर बनेंगे, एक ऊपर एक नीचे। एरिया तुम्हें तो दिख ही रहा है कि एरिया हाफ हुआ है, डिस्टेंस पे फर्क नहीं डला है। और जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कैसा बना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा। तो टोटल कैपेसिटेंस आपका क्या जाएगा भाई, C1 प्लस C2 करके कैपेसिटेंस जाएगा की बार, क्योंकि पैरेलल के अंदर कैसे ऐड होते हैं, ये डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, C1 प्लस C2 करके सम चलता है। अगर इसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक ऐड किया है K1 का, और इसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक फिल किया है कितना भाई, K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस कराया है, तो ये क्या हो जाएगा, C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एरिया की जगह क्या भाई, A/2 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना भाई, D, डिस्टेंस पे फर्क नहीं है,
एरिया पे फर्क है, ठीक है। यहाँ पे K1 चलेगा, प्लस यहाँ पे क्या भाई K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसका भी एरिया हाफ हुआ है, साथ में डिवाइड में क्या चल रहा है, डिस्टेंस से डिवाइड करोगे, डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं आया है। तो ये आपको सोल्व करना पड़ेगा जब आपके पास डाइलेक्ट्रिक इंट्रोडक्शन होगा प्लेट्स के बीच में। समझ आ रही है बात? अब सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर वो इसको और कॉम्प्लिकेटेड करना चाहे तो आपको डाइलेक्ट्रिक का इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से भी दिख सकता है कि पहले इस तरीके का पार्टीशन कर रखा है और फिर ऊपर डाल लो कि इस तरीके का भी पार्टीशन कर रखा है। तो वहां पे एक से ज्यादा टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर क्या किए जा सकते हैं, फिल किए जा सकते हैं। तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा कि मान लेते हैं इसके अंदर आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, यहाँ पे K2 और यहाँ पे कितना है, K3 है। तो यहाँ पे आपके 3 कैपेसिटर बन गए भाई। एक कैपेसिटर बन गया C1, ठीक है, एक ये बन गया C1, एक ये बन गया C2 और एक ये बन गया C3। जो आपके C1 और C2 हैं, ये कौन सी कॉम्बिनेशन में है, सीरीज के अंदर है। और जो C1 और C2 का जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा वो इनके साथ कैसा है भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है। तो अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आ गया समझ में तो कितने मर्जी टाइप का उसको बना ले तो तुम वहां से निकाल लोगे कि कब सीरीज कॉम्बिनेशन हो रहा है और कब कौन सा कॉम्बिनेशन हो रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, आई होप कि सबको क्लियर है कि कैपेसिटर्स इन सीरीज और कैपेसिटर इन पैरेलल का जो नेट कैपेसिटेंस आता है वो क्या होता है आपके पास, और अगर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करा दिया तो किस हिसाब से कैपेसिटेंस चेंज होती है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या आया हुआ है आपके पास, टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन अभी हमने कहा किसमें कनेक्टेड है भाई, ये सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज के अंदर क्या जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द टू डिवाइड बाय सम ऑफ द टू वाला आपको क्या करना है, यहाँ पे ड्राइव कर देना है। यहाँ पे आप चार्जेस का कॉम्बिनेशन, वोल्टेज का कॉम्बिनेशन लेकर चलोगे कि वोल्टेज आपकी क्या हो जाती है इसके अंदर, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, फिर V1 और V2 की वैल्यूज रख देनी है तो आपके पास यहाँ पे ये वैल्यूज आ जाएगी। अभी किया हमने इसको, ठीक है। सेकंड देखिए भाई, ये देख जो क्वेश्चन अभी मैंने तुम्हें कहा कि इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रखा है, टू स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, एक स्लैब ये है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है भाई 2K है, दूसरी स्लैब ये है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K है। किस हिसाब से फिल करी गई है, एक को थिकनेस D/3 में ऐड किया है, एक को थिकनेस 2D/3 के अंदर ऐड किया है, ठीक है। आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रखा है, नेट कैपेसिटेंस बताइए सिस्टम की क्या बन गई। तो यहाँ पे तुम्हें सीधा सीधा दिख रहा है भाई कैपेसिटर क्या बन, नेट कैपेसिटेंस क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन चल रहा है। एक कैपेसिटर तो तुम्हारे पास ये बन गया, दूसरा कैपेसिटर तुम्हारे पास ये बन गया। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू डिवाइड बाय क्या चलेगा तुम्हारे पास, सम ऑफ द टू। तो फॉर्मूला तो तुम्हें क्लियर है, देखते ही डायग्राम की सीरीज कॉम्बिनेशन जा रहा है, दो कैपेसिटर यहाँ पे बन रहे हैं C1 और C2, ठीक है। अब टास्क क्या रह जाता है तुम्हारे पास, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2। C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कौन सा डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है उसका 2K, तो डाइलेक्ट्रिक का 2K लिख दिया, साथ में क्या जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, एरिया कितना है भाई A है, ठीक है, इनटू एरिया डिवाइड बाय गैप कितना है भाई, पहले में गैप कितना है भाई D/3 है। ये आ गया तुम्हारे पास, बिल्कुल आसान, ठीक है। ऐसे ही आप क्या निकाल दोगे, C2 निकाल दोगे। C2 का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखा है भाई, K दे रखा है, ठीक है। साथ में कौन, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय गैप कितना भाई 2D/3। तो ये वैल्यूज आ गई, इनको सोल्व करने के बाद इस वाले रिजल्ट में रख देना, यहाँ से तुम्हारे पास नेट कैपेसिटेंस निकल के आ जाएगी। जो भी तुम्हारा जो आपका रिजल्ट आएगा वो तुम्हारे सामने होगा, ठीक है। बिल्कुल 2 मिनट का क्वेश्चन रह गया है, जब तुमने ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया कि किस तरीके से डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस होते हैं इसके अंदर। अगर ये नहीं समझा होता तब यहाँ सोचना पड़ता कि ये किस हिसाब का आ गया, हमने तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन सिंपल किए थे कि C1 प्लस C2 ऐसे ऐड होते हैं, ये क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, एक सर्किट डायग्राम बना रखा है और इस सर्किट डायग्राम से तुमसे क्वेश्चन पूछ रखा है कि बताइए ये जो नेट कैपेसिटेंस बन रहा है इस सर्किट का, यहाँ पे देखिए भाई एक सर्किट डायग्राम तुम्हें बना रखा है, कई सारे कैपेसिटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं और तुमसे पूछा गया है कि भाई नेट कैपेसिटेंस निकालिए। इस तरीके का जब भी तुम्हें सर्किट डायग्राम दिखेगा, ध्यान रखना है, इस तरीके का जब भी तुम्हें सर्किट डायग्राम दिखेगा तो तुम्हारा फर्स्ट काम यहाँ पे क्या होने वाला है भाई, तुम्हें रेशियो निकालनी है। किसकी रेशियो, ये वाला कैपेसिटेंस डिवाइड बाय ये वाला कैपेसिटेंस, ठीक है, साथ में ये वाला और ये वाला। अगर इनका रेशियो तुम्हारे पास सेम आ गया, अगर इनका रेशियो तुम्हारे पास क्या आ गया, सेम आ गया,
क्या कह रही हूं मैं, इस तरीके का सर्किट डायग्राम जहां भी तुम्हें दिखेगा तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले रेशो चेक करनी है। किस चीज की रेशो चेक करनी है भाई, ये जो ऊपर लगे हुए हैं दोनों कैपेसिटर्स इनकी रेशो टू द नीचे लगे हुए जो कैपेसिटर्स हैं इनकी रेशो। ठीक है, क्या है यहाँ पे 4 डिवाइड बाय 2 और उस तरफ क्या चल रहा है आपका 6 डिवाइड बाय 3। क्या आंसर आ रहा है, दोनों तरफ 2 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों का रेशियो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। अगर ऐसा हो जाए तो तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। क्यों आसान हो गया, अगर ये कंडीशन सेट बैठ गई तो ये क्या बन जाएगा भाई, तुम्हारे पास बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाएगा। कंसेप्ट जो है आपको सेकंड यूनिट के अंदर पढ़ना है। अगर इस तरीके से हो गया तो आपकी जो ये मिड वाली वायर होती है तो इसको भूल जाओ कि ये है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर उस कंडीशन में करंट ही फ्लो नहीं होता। तो कोई मर्जी एलिमेंट लगा हो इसके अंदर ना लगा हो फर्क ही नहीं पड़ता। अगर ये व्हीट स्टोन ब्रिज जो है आपका कौन सी कंडीशन में है भाई, आपका बैलेंस्ड कंडीशन के अंदर। बैलेंस कंडीशन कौन सी, अगर रेशियो जो है एलिमेंट्स जो लगे हुए हैं उनका सेम चल रहा है। क्या नहीं कुछ नहीं, बीच वाले में कुछ नहीं आएगा, बीच वाले में करंट ही फ्लो नहीं है। अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो तुम्हारा जो सर्किट है वो अब ऐसा नहीं दिखेगा। अब कैसा दिखेगा भाई, एक कैपेसिटर ये लगा है 4 माइक्रोफैरेड का, उसके बाद नेक्स्ट ये लगा है आपके पास, एक ये लगा है यहाँ पे जिनका तुमने रेशियो चेक किया है, सिर्फ वही बचेंगे। बाकी तुम्हारे पास बीच में कोई मर्जी लगा था वो चला जाएगा। ये 3 वोल्ट का है, ये कितना है 4, ये कितना है भाई 2 माइक्रोफैरेड, ये कितना है 6 माइक्रोफैरेड, ये कितना है 3 माइक्रोफैरेड। अब तुम्हारा सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। अब इस सर्किट के अंदर क्या है भाई, 4 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड जो है एक ही वायर में लगे हुए हैं। 4 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड क्या है भाई, एक ही वायर में लगे हुए हैं। तो ये कैसे कॉम्बिनेशन में चले गए, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में चले गए। सीरीज में कैसे कंबाइन करते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ द टू डिवाइड बाय सम ऑफ द टू। ठीक है, क्या आ गया इसका 8 डिवाइड बाय 6 हो गया, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 3। क्या यूनिट चल रही थी, माइक्रोफैरेड। यानी कि ये दोनों चले गए। अब इन दोनों को जब चले गए तो यहाँ पे एक अकेला कैपेसिटर रह गया, कितना भाई, कितना आया था 4 डिवाइड बाय 4 बाय 3 माइक्रोफैरेड का एक अकेला कैपेसिटर रह गया। ऐसे ही यहाँ नीचे दोनों एक ही वायर में लगे हुए हैं। ठीक है, यहां से वायर, ये जो है ये जंक्शन होता है, यहाँ पे ये जंक्शन है, यहां से वायर स्टार्ट होगी, यहां से नीचे से चेक करोगे जंक्शन जहां से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है भाई 6 और 3 अगेन सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो इसका क्या जाएगा तुम्हारे पास, प्रोडक्ट ऑफ द टू 6 into 3 डिवाइड बाय सम ऑफ द टू, कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, कितना आ गया 18 डिवाइड बाय 9, आंसर कितना आ गया 2। तो यहाँ पे एक दूसरा कैपेसिटर बन गया इनका 2 माइक्रोफैरेड का, और साथ में एक बैटरी लगी है कितने वोल्ट की भाई, 3 वोल्ट की इसके साथ बैटरी लगी हुई है। ठीक है, तो अब ये दो रह चुके हैं, दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल में नेट कैपेसिटेंस निकलेगा तो कैसे भाई, जो भी कैपेसिटेंस है सीधा ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आ गया 4 + 6 यानी कि 10/3 माइक्रोफैरेड का हमारे पास क्या निकल के आया, नेट कैपेसिटेंस निकल के आ गया। वोल्टेज हमें पता है, कितनी वोल्टेज बता रखी है इन्होंने, 3 वोल्ट की वोल्टेज बता रखी थी, कितना वोल्टेज लगा है। फाइंड आउट क्या करना था हमें, इसमें से चार्ज निकालना था। तो सिंपल फॉर्मूला C = क्या होता है, Q/V। तो Q = क्या हो जाएगा, C × V। C की वैल्यू कितनी भाई 10/3, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। और ये कितना भाई 3 से 3 गया, कितना बचा भाई 10 क्या कूलम, माइक्रो, क्योंकि माइक्रो लगा था ना, माइक्रोफैरेड था, तो ये माइक्रो साथ में चल रहा है 10⁻⁻�6। ठीक है, तो वो -6 में कूलम साथ में चलेगा, माइक्रो कूलम बोल सकते हो। इतना चार्ज स्टोर होगा दोनों का जो कॉम्बिनेशन था, या 4 या 5 जो भी लगे थे उनके कॉम्बिनेशन के ऊपर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत बार आता है इस तरीके से। जब भी ऐसा सर्किट दिखेगा सबसे पहला तुम्हारा काम क्या है कि भाई बैलेंस वाली कंडीशन चेक करो कि क्या ये बैलेंसिंग कंडीशन में है या नहीं है।